वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या इम्पेक्ट पड़ा जब कॉलोनियल रूल आया। तो उसमें हमने सबसे पहला फीचर या कह लो सबसे पहला जो रीज़न था वो ये पढ़ा था कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम के बाद हमने पढ़ा कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अच्छा, लैंड सेटलमेंट सिस्टम में हमने पढ़ा था कि हमारे जो कॉलोनियल गवर्नमेंट, मतलब हमारी क्यों होती, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने क्या करता, हमारे इंडिया में क्या वो कर दिया था, इंट्रोड्यूस कर दिया था, जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया था। ठीक है ना, ये पढ़ा था। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में हमने ये पढ़ा था कि जो हमारी एग्रीकल्चर थी हमने उसका बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, यानी कि हम कैश क्रॉप जो है वो प्रोड्यूस करने लगे इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। फिर थर्ड पॉइंट हमारा आता है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। मतलब जो हमारी प्रोडक्टिविटी का लेवल था वो क्या था, वो भी बहुत कम था, लो था। लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, lack of irrigation facilities and negligible use of fertilizers resulted in low level of productivity। अब हम थे गरीब, ना हमारे पास कोई अपडेटेड टेक्नोलॉजी थी, ना इरिगेशन फैसिलिटी, ना ही बहुत सारे फर्टिलाइजर्स थे, सो दैट हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो इंक्रीज हो पाए। फिर द कल्टिवेटर हैड नीदर द मीन्स नॉर एनी इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। अब जो हमारे कल्टिवेटर थे या जो हमारे फार्मर्स थे, ना उनके पास मीन्स थे, मीन्स मतलब रिसोर्सेज, और ना ही उनके पास इतने इंसेंटिव, इतना पैसा था कि वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर सकें। सेकेंड पॉइंट, द जमींदार हैड नो रूट्स इन द विलेजेस वाइल द ब्रिटिश रूल स्पेंड लिटिल ऑन एग्रीकल्चर, टेक्निकल और मास एजुकेशन। अब जमींदार जो थे आपको पता ही कि वो विलेजेस में, कल्टिवेटर्स में, मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, उनका कोई रूट था ही नहीं विलेज में। और सेकंड थिंग की बात जो थी, हमारी ब्रिटिश रूल जो हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा था वो जो है हमारी एग्रीकल्चर पे, टेक्निकल और मास एजुकेशन पे, मतलब हमारे ऊपर, इंडियंस के ऊपर या इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कोई भी एक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करते थे। ठीक है जी। ऑल दिस मेड इट डिफ़िकल्ट, और इसी रीजंस की वजह से, मतलब ना ही हमारे पास, मतलब कल्टीवेटर्स के पास और फार्मर के पास पैसा था, ना इंसेंटिव्स थे, ना कोई मीन्स थे, ना ज़मींदार और या ब्रिटिश रूल कोई इंटरेस्ट दिखाते थे। इन्हीं सारे रीजंस की वजह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी, जो हमारे क्रॉप्स थे, वो ज़्यादा अच्छे प्रोडक्शन नहीं होता था। मतलब ऐसा नहीं है खूब बहुत फसलें हों, उगी जा रही हूँ, नहीं। ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी थी लेकिन वो कैसी थी, लो लेवल की थी। ठीक है जी। जी, फोर्थ पॉइंट आता है स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्कैरसिटी मतलब कमी, किसकी कमी, इन्वेस्टमेंट की कमी। जाहिर सी बात है जब पैसा नहीं है हमारे पास तो स्कैरसिटी तो होगी ना। जी बिल्कुल, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज सेम बात है भाई। क्या, एक तो हमारे हिंदुस्तान में गरीबी थी, दूसरी बात हमारे पास इंसेंटिव्स नहीं थे जो हम इन्वेस्ट कर सकें एग्रीकल्चर में। वही सेम बात आ जाएगी, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है, बस इन्होंने एक अलग से पॉइंट डाल दिया है। ठीक है जी। और जो हमारे से बाढ़ बाढ़ आ जाती थी, ठीक है ना, सूखा पड़ जाता था, तो कुछ ना, हमारे पास इतना पैसा था ही नहीं कि जो हम अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। इसकी वजह से क्या था, जब यही तो रीज़न थे कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं था, दैट इज स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। तो हमारे 4 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए, दैट इज मेन रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ये अगर आ जाए क्वेश्चन कि भाई कौन कौन से रीजन थे जिसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेंट रहा, तो आप 4 पॉइंट्स लिख कर आओगे। सबसे पहला लैंड सेटलमेंट सिस्टम, दूसरा कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तीसरा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड चौथा स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है ना जी। अब हमने पता है कि हमने पहले आपको कल क्या पढ़ाया था कि इम्पैक्ट जो है किस किस पे पड़ा, चार चीज़ों पे पड़ा। सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ा, इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट सेक्टर्स। उसमें डिफरेंट सेक्टर सबसे पहले हमारा कौन सा था, एग्रीकल्चर सेक्टर, जो हमने पढ़ लिया। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है ना, किस पे डिस्कस करेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे, सेकंड हमारा जो सेक्टर है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर। नाम से पता चल रहा है किसका सेक्टर है, इंडस्ट्रीज का सेक्टर। ठीक है जी, चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। Although agriculture had dominated the Indian economy during the pre-British period, but some Indian industries producing certain special products enjoyed worldwide reputation। हमको पता है कि हम जो है किस पे डिपेंड थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, लेकिन साथ ही साथ हमारे हिंदुस्तान में कुछ इंडस्ट्रीज थी जो पूरी की पूरी, मतलब क्या कहते हैं, उनकी बहुत गुडविल थी पूरे वर्ल्ड में। समझ में आई ना बात, वो अच्छी रेपुटेशन के मालिक थे।
अब आप ये सोचोगे अच्छा इंडस्ट्रीज थी तो कोई मशीन इंडस्ट्री हो या फिर कोई ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ों की इंडस्ट्री हो, तो नहीं, हमारी इंडस्ट्री थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, क्योंकि भाई पैसा तो था नहीं, तो मशीन की इंडस्ट्री कहाँ कहाँ से लगती। तो हमारे पास क्या था, सिर्फ हाथों का जादू था, और सिर्फ हमारी जो इंडस्ट्री थी वो थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो दुनिया के जानी मानी इंडस्ट्रीज में कहलाई जाती थी, हिंदुस्तान की इंडस्ट्री। देखिए, इंडिया वॉज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। इंडिया जाना जाता था अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की वजह से, क्योंकि हम इतना अच्छा प्रोडक्ट और इतनी अच्छी लागत लगाते थे उसको बनाने में, कोई भी प्रोडक्ट में बनाने में, उसकी मतलब इतना 100% दे देते थे, क्वालिटी बेस्ट देते थे। जो अब दूसरे लोग देखो आप कितनी चीप क्वालिटीज देते हैं, इसी वजह से हमारे जो इंडियन के प्रोडक्ट्स थे वो बहुत फेमस थे। ठीक है जी, देखिए, लाइक एग्रीकल्चर, कॉमा, इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द ब्रिटिश रूल। ठीक है जी, जैसे कि आपको पता है जब ब्रिटिश रूल था उस कंडीशन में क्या हुआ था, अब हमें पता है जब ब्रिटिश रूल था तब हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो तो फला फूला नहीं था, सिमिलरली इंडस्ट्री सेक्टर भी नहीं फला फूला। अब हम पढ़ेंगे रीजंस क्यों ऐसा हुआ। ये देखिए, इन्होंने देखा है, द पुअर स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब आपके सामने कुछ 5 पॉइंट्स बोले जाएंगे जो बताए जाए जिसकी वजह से हमारा इंडस्ट्रीज भी नहीं फूल पाई, मतलब फली फूली, कब, ड्यूरिंग द ब्रिटिश। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। हमें पता है कि हमारी इंडस्ट्री तो थी, लेकिन कौन सी इंडस्ट्री थी भाई, डिक्लाइन, वो सॉरी डिक्लाइन कह रही हूँ, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। ठीक है, नहीं थी, हैं बिल्कुल, मतलब थी। अब वो जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो डिक्लाइन यानी कि कम होना शुरू हो गई थी। क्यों, क्या रीजंस थे, चलिए देखते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वाज अलाउड टू कम अप। अब क्या हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, वो थे बहुत समझदार, बहुत चला। उन्होंने क्या करा, उन्होंने सिस्टमैटिकली जितनी भी इंडस्ट्रीज हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ओपन थी उस टाइम इंडिया में, वो सब एक एक करके बंद करवा दी, और ये बोल दिया कि भाई, ये ऑर्डर दे दिया, इशू कर दिया कि अब कोई भी न्यू इंडस्ट्री अलाउ नहीं है मार्केट में। मतलब अब हिंदुस्तान कोई भी इंडस्ट्री नहीं बना सकता, नहीं खड़ी कर सकता, और जो पहले इसकी इंडस्ट्रीज है वो बंद। ठीक है जी, कह रहे हैं कि द प्राइमरी मोटिव ऑफ ब्रिटिश रूल बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज टू फोल्ड। अब जब ये कोई काम कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा। तो क्या रीजन था, व्हाट इज द मोटिव। मोटिव ये था इनका, कह रहे हैं द प्राइमरी मोटिव ऑफ ब्रिटिश रूल बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज टू फोल्ड। उन्होंने टू फोल्ड पॉलिसी चलाई। ये टू फोल्ड पॉलिसी क्या होती है, देखो क्यों बंद करी, क्या रीजंस थे, क्योंकि उनको टू फोल्ड पॉलिसी चलाना थी, इसलिए उन्होंने हमारे हिंदुस्तान की इंडस्ट्री सब एक एक करके बंद करवा दी और नई आने भी नहीं दी। रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ टू फोल्ड इंडस्ट्री। अब ये टू फोल्ड इंडस्ट्री क्या होती है, देखो जी, टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट्स टू बी यूज बाय अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। क्या करें इन्होंने हिंदुस्तान का जो रॉ मटेरियल था वो बहुत सस्ते दामों में खरीद लिया। क्यों खरीदा, क्योंकि ब्रिटेन में जो अब नई इंडस्ट्रीज आने वाली थी उसके लिए सेव करके रख लिया। ठीक है भाई, वहां पे इस्तेमाल हो जाएगा, यहाँ से सस्ते में खरीद लो। ठीक है, कहाँ से खरीद लो, हिंदुस्तान से खरीद लो। पहली उस टू फोल्ड पॉलिसी का पहला फोल्ड तो ये था। दूसरा फोल्ड क्या था, टू सेल फिनिश गुड्स ऑफ ब्रिटेन इंडस्ट्रीज इन इंडिया, इंडियन मार्केट प्राइस एट हायर प्राइसेस। अब वो जो हमसे रॉ मटेरियल खरीदा उसका क्या बनाया, फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश आउटपुट, उसको बेचा किसमें, हमारी मार्केट में आके हमें ही बेचा, वो भी हायर प्राइसेस में। ठीक है ना, दिस इज नोन एज टू फोल्ड पॉलिसी। टू फोल्ड पॉलिसी में क्या होता है, टू फोल्ड पॉलिसी में ये होता है कि भाई हमारा यानी कि इंडिया जो है अपना रॉ मटेरियल सेल कर देती है, या सेल कर देती है, किसे सेल कर देती है, ब्रिटेन को। ठीक है, वो भी चीप रेट्स में, और हम वहां से क्या करते हैं, हम वहां से खरीद लेते हैं उनके प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, फिनिश गुड्स, फिनिश प्रोडक्ट्स उनके हम खरीद लेते हैं, वो भी कैसे, हायर प्राइसेस में। तो इसको बोलते हैं हम टू फोल्ड पॉलिसी। ठीक है जी जी।